2013 में जब उनको असीमित अधिकार इसी संसद बोर्ड कहते कि इंडिया गेट हमारा तो उनका हो गया। हाँ, उनका हो गया। क्योंकि कागज पत्तर कुछ कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो उनको असीमित अधिकार 2013 में दिया गया, वो अगर कल को जाए और कहें कि सूरज अरोड़ा का जो घर है, जिस जमीन पर है, वो वक़्फ़ की संपत्ति है, तो फिर वहाँ आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आपके ऊपर लायबिलिटी होगी कि आप साबित करें कि ये जमीन वक़्फ़ की नहीं है, ये आपकी मौरूसी संपत्ति है, आपकी खानदानी है या आपने अपने घर मतलब मुझे ही साबित करने की जरूरत है। साबित करने की जरूरत है और आपको सारे कागजात देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब हमने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी है, बेचने वाला ये है, इसका देखिए दस्तावेज ये है, खतियान ये है, किसरा नंबर ये है। मतलब अगले ने सिर्फ कहना भर है बस अब सिर्फ कहना भर है। अगर बहुत जरूरी पड़ी, बहुत हुआ, तब कहीं एक फटा सा रजिस्टर निकालेंगे और उसमें दिखा देंगे कि नहीं नहीं ये एक बार फिर एक बड़ा भूचाल दस्तक देने में है। दस्तक वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर चर्चा है कि यह बिल जल्द ही संसद भवन के पटल पर होगा। राजनीति विश्लेषक विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी बारीकियां हैं क्या। विकास जी, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल सरकार रखने जा रही है लोकसभा में, क्या बारीकियां हैं और इसकी जरूरत क्या थी? सबसे पहले बड़ा विचित्र सा मामला है अपने देश में। देखें कि मूलभूत एक बात पहले सूर्य जी समझने वाली होगी कि अपने देश में रूल ऑफ लॉ है, संविधान कानून का राज है, तो कानून के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं हो सकता है और संविधान सम्मत अगर कोई चीज नहीं है तो वो इस देश को स्वीकार कभी नहीं हो सकता है। न तो न्यायपालिका में अड़ पाएगा, न सदन के अंदर रुक पाएगा। संविधान ही अपने देश में सर्वोच्च है। हैरानी इस बात की होती है कि इसी सदन से यानी संसद से ही ऐसा एक्ट पास हुआ है जो कानून के दायरे से बाहर है और वो लोग इसके पक्ष में दलील दे रहे हैं जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मुझे तो बड़ा ये समझ नहीं आता है कि दो तरह की बात हो गई। दो तरह की बात हो गई और ये तो कहने हैं कि अपने लिए जब कुछ फायदे की बात हो तो मापदंड अलग बना लो और दूसरे के लिए हो तो अलग बना लो। वो हिसाब किताब इस वक्फ एक्ट में दिखाई देता है। देखिए, मूल जो कानून है उससे मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर बात करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है, उसमें तमाम तरीके के प्रावधान है, उसकी अलग अलग धाराएं हैं। उसको 2013 में यूपीए की सरकार में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उसको संशोधित किया गया और उसको विस्तारित किया गया और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। असीमित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो वाकई वो असीमित अधिकार देता है। अब जैसे मान लिया जाए कि विजय चौक इस तरफ देखिए संसद भवन है, ठीक हम लोगों के सामने राष्ट्रपति भवन है, इधर इंडिया गेट है। अगर वक्फ बोर्ड आज यहाँ आके खड़ा होकर कहे कि ये जो विजय चौक है, ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, वक्फ की संपत्ति है, बस उनको इतने कहने भर की देरी है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, यही प्रावधान ही है जो 2013 में जब उनको असीमित अधिकार इसी संसद बोर्ड कहते कि इंडिया गेट हमारा तो उनका हो गया। हाँ, उनका हो गया। क्योंकि कागज पत्तर कुछ कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो उनको सीमित अधिकार 2013 में दिया गया, वो अगर कल को जाए और कहें कि सूरज अरोड़ा का जो घर है, जिस जमीन पर है, वो वक्फ की संपत्ति है, तो फिर वहां आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आपके ऊपर लायबिलिटी होगी कि आप साबित करें कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, ये आपकी मौरूसी संपत्ति है, आपकी खानदानी है या आपने अपने घर मतलब मुझे ही साबित करने की जरूरत है। साबित करने की जरूरत है और आपको सारे कागजात देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब हमने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी है, बेचने वाला ये है, इसका देखिए दस्तावेज ये है, खतियान ये है, किसरा नंबर ये है। मतलब अगले ने सिर्फ कहना भर है। बस अब सिर्फ कहना भर है। अगर बहुत जरूरी पड़ी, बहुत हुआ, तब कहीं एक फटा सा रजिस्टर निकालेंगे और उसमें दिखा देंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे 1995 का जो मूल एक्ट है उसकी धारा 3 आप जब पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसकी धारा 3 में साफ साफ है कि अगर वक्फ बोर्ड की सोच में आता, शब्द लिखा है, सोच में ये आता है कि अमुक अमुक संपत्ति वक्फ की है तो उनकी है। हम तो हैरान हो गए पढ़ करके। हमें तो कागज, किसी पत्तर, किसी संविधान, अरे साहब किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसमें है धारा 3 1995 के मूल एक्ट के धारा 3 में साफ साफ है कि वक्फ अगर सोच लेता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है तो उसकी है। अब वो जो उसका मूल मालिक है उसकी सारी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वक्फ की नहीं है। और मजे की बात है कि साबित करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लोअर कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड की अपना ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में जाके आप अपील करेंगे और ट्रिब्यूनल की बैठक होती ही नहीं है। इस तरीके के लगभग 40,000 से ज्यादा मामले उनके यहाँ लंबित हैं, वो कभी बैठते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिस सीक्वेंस को मैं देख रहा हूं कि वो जानबूझकर नहीं बैठते हैं। क्योंकि सुनवाई आम आदमी की होगी कैसे? होती ही नहीं है, होगी कैसे? होती ही नहीं है। आप देखें ना, तमिलनाडु के पूरे गांव को उन्होंने दावा ठोक दिया कि वक्फ की संपत्ति है, गांव खाली करो। उस गांव का एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में कर्ज लिया था, कर्ज लेकर के उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। ये खुला मामला इस तरीके से। जब वो कर्ज सधाने में सक्षम नहीं रहा तो सोचा कि जो उसके पास छोटी सी जमीन है उसको वो बेच दे। जब वो बेचने गया तो मालूम चला कि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ की है, जबकि वो खानदानी कई पुश्तों से उस पर रहते हुए, पूरा गांव 300 साल से उस पर वो रहते आ रहा है। वो कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है। तब जाकर पोल खुला था, वक्फ वालों ने कहा कि नहीं ये गांव तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, वक्फ की संपत्ति है। नहीं साहब, अब वक्फ ने वहां लगा दिया कि इस जमीन का वैल्यू 0 किया जाए, यानी कोई बेच ना सके, अगर किसी को देता भी है तो 0 वैल्यू। सोचिए ये हालात है। आप देखिए सूरत नगर महापालिका, वहां कभी हज यात्रियों ने नमाज पढ़ ली थी, वक्फ की संपत्ति हो गई। अभी खुलकर आया महापालिका, जी जी जी, उसकी पूरी बिल्डिंग सूरत नगर पालिका की बता रहा हूँ। बेंगलुरु का 5 सितारा होटल वक्फ ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी में। अब वो लोग साबित करने में लगे हैं कि मजाक हो रहा है। ये आज तक मजाक ही आजाद हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के नाम पर मजाक ही होता रहा। नहीं तो सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे
कि 9,40,000 एकड़ भूमि वक्फ के पास है। इसके बाद इंडिया में किसी के पास नहीं है। सेना और रेलवे की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भूमि इनके पास है। 8,64,000 से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं, जिसका कुल एराजी यानी रकबा अगर आप निकालें तो ये जो मैंने बताया कि 9,40,000 एकड़ से ज्यादा होता है। इतनी संपत्ति उसी तरीके से दर्ज कर लिया, मन में आया तो लिख लिया। ये इस तरह के अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं? ये गए हैं साहब, इसी देश में कानून बनाकर एक्ट है, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 2013 में उस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट करके ये इतने बड़े अधिकार दिए गए हैं। आप यही मत रुके ना, मैं बताता हूं कि मान लिया जाए कि आपकी संपत्ति, आपका घर है, आपका दुकान है, या आपका कुछ भी है, कोई प्रतिष्ठान है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, उन्होंने कह दिया है। अब साहब आप वहां दौड़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल की बैठक हो नहीं रही है, सुनवाई हो नहीं रहा है, आप जाएंगे कहां? भाई इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सारी व्यवस्था बनाई गई है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस व्यवस्था में हम लोग जीते हैं, तो कहीं किसी के अधिकारों का हनन ना हो जाए, कहीं कोई कानून के दायरे से बाहर जाके ना काम कर ले, इस देश में कोई असंवैधानिक स्थिति न उत्पन्न हो जाए, सारी व्यवस्था है। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप इस बात को जानते हैं, सामान्य नागरिक भी जानता है कि कानून का राज रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ का मूल फंडा क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ के जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी वक्फ ने आपकी संपत्ति पर अगर दावा कर दिया तो उसकी रक्षा के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। रास्ता क्या है अब इसका फिर? रास्ता आप जाइए ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के और वहां फरियाद लगाइए, वहां सुनी नहीं जाएगी। और अब जो संशोधन की बात की जा रही है कि जो अधिनियम आने वाला है संशोधन का, उसमें मोटे तौर पे हालांकि जो खबरें आई, हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं जारी किया गया है, सरकार की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन जो मेरे पास मोटे तौर पर जानकारी है कि पिछले जो मोदी सरकार का कार्यकाल था, 17वीं लोकसभा, जब स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थी, तो उनके समय में इस पर होमवर्क शुरू हुआ और तमाम सारे स्टेक होल्डर से उन्होंने बात की थी इस पर, अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोगों से। मजे की बात है कि इसमें अगर वक्फ बोर्ड जो है उसमें किसी महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नियम के हिसाब से नहीं है। और मान लिया जाए कि जो मुस्लिम कानून के तहत ही बहुत सारी परिसंपत्तियां ऐसी हैं, मुस्लिम समाज की भी बहुत सारी संपत्ति ऐसी है कि अगर किसी को बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, ब्याह के चली गई, चाचा वो चला, वो वक्फ संपत्ति हो गई, वो उसको कोई राइट ही नहीं मिला। तो महिलाओं से की बात अगर आती है तो कुछ महिला भी वहां पर होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि सिर्फ मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी तो वक्फ में नहीं है, तमाम सारी ऐसी, जैसा मैंने गाँव का उदाहरण दिया आपको कि उसमें तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, तमाम हिंदू लोग हैं। तो अगर वो बोर्ड है या उसका ट्रिब्यूनल है तो उसमें तो सभी धर्मों के लोगों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि वो अपने नियम कानून बताएं, लेकिन नहीं, वहां सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। आप सोचिए देश भर में 32 वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग राज्यों के, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग है। अब इस पर इन लोगों की सबसे बड़ी चिंता है, शोर मचा रहे हैं। जैसे आप देख लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एकदम कह रहा है कि साहब इसमें किसी तरीके की बदलाव को वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कहीं भी उनका जो अधिकार मिला है 2013 में अगर कमतर करने की कोशिश की गई तो वो लोग सड़क पर उतर जाएंगे। और सीधी सी बात है कि इतनी ताकत के साथ वो इसलिए बोल रहे हैं, इस देश की राजनीति वैसी है। अगला सवाल मेरा बस आपसे वही था कि ये देश की राजनीति वैसी है। आप देखें ना कि अगर ये कानून बना तो किन लोगों ने बनाया और क्यों बनाया? क्या उन लोगों को ये होश नहीं था कि देश में संविधान भी है और जब न्यायिक व्यवस्था इस देश में है कि किसी भी बात के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, तो पत्नी और पति के झगड़े के लिए पूरी व्यवस्था इस देश में है, व्यवहार न्यायालय है, फैमिली कोर्ट है, आपने फैमिली कोर्ट बना करके रखा है। उस देश में ये हो कि नहीं साहब आपकी संपत्ति पर अगर कोई दावा ठोक दे कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो अब जो मोटे तौर पर है कि ये स्मृति ईरानी जब मंत्री थी तो उसकी शुरुआत हुई थी। अब आते आते उस पर एक तय है कि इसमें है कि भाई, और वक्फ का मतलब क्या है? दान। और उसका जो आप संविधान देखें तो वो ठीक है, तो दिखाई देता है कि भाई उस समाज के कल्याण के लिए, उस समाज के उत्थान के लिए उन संपत्तियों का उपयोग होगा। उस पे या तो मस्जिद बने, मदरसा बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, स्कूल्स बने, यानी वो जितनी भी संपत्ति है वो उनके कल्याण कार्य में खर्च होगा। तो मुझे लगता नहीं है किसी भारतीय को इस पर इतराज होगा कि किसी पर कहीं कल्याण कार्य पे खर्च हो। मजे की बात है कि आप आए दिन पढ़ते होंगे कि वक्फ संपत्ति का बंदरबांट कैसे होता है? और इसीलिए इसको बिल्कुल एक तरीके से कहें तो शिकंजे में कस कर रखा गया है कि कुछ लोगों की चलती है, वो जो चाहे करे, आनंद लेते हैं साहब। हजारों एकड़ भूमि पड़ी है, हजारों गलत कह दिए, लाखों एकड़ भूमि पड़ी है, जो चाहो करो, जिसकी संपत्ति पे चाहो दावा ठोक दो, ले लो। काम लगेगी अब हो सकेगा, इसको ठीक हो सकेगा। काम देखिए क्या है कि देश की जो अभी राजनीतिक स्थिति है 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा की परिस्थिति एकदम भिन्न है। केंद्र में अभी मिलीजुली सरकार है, सहयोगी दलों की सरकार है। ये ठीक बात है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सहयोगी के बल पे सरकार ये है तो राजनीति तो आएगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि बीजेपी तो अड़ी हुई है और सरकार के मूड से भी अभी तक मुझे यही लगा है कि सरकार इस संशोधन विधेयक को लेकर आएगी। पास होगा या नहीं? अब देखिए क्या है कि अगर बहुमत नहीं मोदी के पास होती तो प्रधानमंत्री नहीं होते। बहुमत की ही सरकार अपने देश में बनती है ना। तो अगर हाउस के अंदर वोटिंग की नौबत आ गई तो फिलहाल मेजोरिटी तो इनके पास है और संविधान संशोधन की स्थिति में और भी स्थिति आ जाती है, कई बार 2/3 का आ जाता है। तो खैर अभी तो सरकार के पास बहुमत है, लेकिन सरकार इसको लेकर के आएगी
और मुझे लगता है कि जो सरकार की व्यवस्था है कि ये लोग पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हालाँकि इसमें 14 संशोधनों की बात की जा रही है, माफ़ करें 40 संशोधनों की बात की जा रही है, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूँ आपके दर्शकों के लिए कि 5 तरह के महत्वपूर्ण बदलाव इसमें जो हैं वो जो सीधे तौर पर इसको प्रभावित करेंगे और इसीलिए सारे मुस्लिम संगठन, पर्सनल लॉ बोर्ड या वक्फ बोर्ड सब आग बबूला इसीलिए हैं क्योंकि इसमें अब जो प्रावधान किया जाएगा कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन, किसी संपत्ति, किसी भूमि, किसी इमारत पर दावा करता है कि उसकी संपत्ति है, तो अब तक जो कानून है कि जिसकी संपत्ति है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो साबित करे। अगर ये संशोधन हो गया तो इसमें ये प्रावधान जोड़ दिया जाएगा कि अब वक्फ को भी सबूत देना पड़ेगा कि अगर आप दावा ठोक रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है। बिल्कुल ठीक है, साहब इसमें इसीलिए सबसे ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं। अब तक तो मनमर्जी था, हाँ जी ये प्लॉट मेरा है, अब आप साबित करो। अब वो नहीं चलेगा कि ये प्लॉट मेरा है, ये रायसीना हिल्स हमारा है, ये जनपथ हमारा है, ये राजपथ हमारा है, ये कर्तव्य पथ हमारा है, ये इंडिया गेट हमारा है, गोलचक्कर साहब हमारा है, हम वहां नमाज पढ़ दिए तो वो पूरी इमारत हमारी है। अब वो सरकार हमें आकर के साबित करना पड़ेगा। साहब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो हमारी तमाम सारी संपत्तियों पर सरकारी भवन है, उसमें सरकारी चीजें चल रही हैं, अब वो लोग किराया दें। खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान है, सुन्नी मौलाना है खालिद रशीद फिरंगी महली कि किराया दो। भाई तो आप सबूत तो दो कि आपकी प्रॉपर्टी कब से है, वो क्यों है, कैसे है, किसने लिखा, किसने दर्ज कराया, किसने वक्फ किया, किसने दान दिया। लेकिन वो कानून में ही नहीं व्यवस्था नहीं, अब जाएंगे कहाँ। तो अब बात है कि जो इसमें जो मूलभूत बदलाव की बात है जिस पे चर्चाएं चल रही हैं वो यही है कि ये तो अब उन पर लायबिलिटी तय की जाएगी, इसमें पारदर्शिता लाई जाए कि भाई पारदर्शी तरीके से हो, कानून सम्मत हो, देश के कानून के विधान के अनुकूल हो कि आप भी बताएं कि आपके पास क्या सबूत है। साहब ये माइक आपका है तो आपके पास कुछ तो सबूत है, हम दावा ठोक हमारा है। अब तो अब आपको भी मुझे बताना पड़ेगा कि माइक कैसे है मेरा। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो मुझे लगता है कि इस देश के कानून के हिसाब से, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से ये परिवर्तन तो आना चाहिए। तो पहला तो एक ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जितनी भी संपत्ति इनके पास है इसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। अब पंजीकरण की जब बात आ जाएगी तब तो आपको सारे कागजात दिखाने पड़ेंगे ना। इससे बहुत ज्यादा बौखलाहट, कागज दिखाने से इतनी घबराहट हर बार साहब होगी तब तो दिखाएंगे, नहीं तो दावा ठोक ठोक करके अपना अधिकार जमा दिया गया है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उनके पास कागजात नहीं होंगे। बहुत सारी, ये सत्य है कि मुगल पीरियड में या नवाबों के टाइम पर जब बहुत सारी संपत्ति थी जो उस समय वक्फ की गई थी, बहुत सारे नवाबों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा वक्फ की गई थी। ये ऐसा किया जाए तो ऐसा नहीं है कि सारी जितना भी वो दावा करते हैं वो फ्रॉड है या फर्जी है या गलत ढंग से उन्होंने दावा कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी संपत्ति अपनी है जो दिखाना बताना ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दिखाना और बताना मामला। अब ये भी तो मामला है कि बहुत सारी क्यों वो डर रहे हैं। डरने के पीछे कारण यह है कि जो जायज संपत्ति भी है, मान लिया जाए कि हैदराबाद के निजाम ने कोई संपत्ति वक्फ कर दी या अवध के नवाब सलार जंग ने कर दी है, अब वो तो दे दी, अब वो ताम्रपत्र गायब है, वो कागजात गायब है। अब चूंकि उनकी हुकूमत थी, उनका शासन था, तो उन लोगों ने शायद लापरवाही भी दिखाई होगी कि यार हमारी तो वही है, कब्जा तो हमारा है, कौन क्या कर लेगा। आधुनिक भारत में जाकर के उसको शायद दर्ज न कराए हों, तो इसलिए भी डर रहे हैं। लेकिन ज्यादा इसलिए डर रहे हैं कि जितना उन्होंने दावा ठोका है उसका सबूत ही नहीं उनके पास। आज जिसको ठोके हैं, जिसके पास हो है उसके पास सबूत है कि हमारा है। सूरज अरोड़ा के पास, विकास चंद्र के पास सबूत है, ले साहब कि हमने खरीदी थी जमीन। तो इस पर यह है कि कई सारे मोटे मोटे जो प्रावधान है उसमें, जैसे कि अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर जैसे उनके ट्रिब्यूनल में अगर सुनवाई, 3 की, हाँ, ट्रिब्यूनल में अगर सुनवाई होती है, अगर मान लिया जाए कि ट्रिब्यूनल की सुनवाई से कोई संतुष्ट नहीं हुआ, उसको लगा कि नहीं साहब न्याय नहीं मिला, ये तो हमारी जमीन थी, हमारा घर था, और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे रजिस्टर में दर्ज है तो हमारा है। अच्छा, ये भी बहुत मजेदार पहलू है कि कितने दिन पहले दर्ज है ये भी मायने नहीं रखता है। कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है, बस दर्ज है। अरे भाई 2024 में दर्ज है, कोई एक्स उस पर 1782 ईस्वी से रह रहा है, नहीं कि हमारे यहाँ दर्ज है बस। ए भाई, अब तक तो हम लोग सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, सुन रहे थे कि देश में कानून का राज है, न्यायपालिका है, विधायिका है, सारी सिस्टम है, ठीक है। विधायिका से ही अगर वो कानून बना है तो विधायिका से ही संशोधन की बात है ना। कौन सा यहाँ कोई तुगलकी फरमान जारी हो रहा है? नहीं खाता जो कहेगा वो। हाँ, अब यहाँ कोई तुगलकी फरमान जारी होने वाली बात तो है नहीं। कितना हाय तौबा मच रहा है, क्यों हाय तौबा मच रहा है साहब? अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर एक्ट बन रहा है तो, और तो एक्ट का मतलब कानून तो और मजबूत कर देगा ना आपको। जो आज का कानून है, अगर पता संविधान जो हमारे लिए सबसे पवित्र है, इस देश के लिए सर्वोच्च है, पवित्र है, क्या उसमें उसकी दुहाई देके बहुत कुछ हुआ होता है? नहीं, हम चलते हैं उसी हिसाब से हैं। तो ये बताइए, जो सबसे सर्वोच्च है, सबसे हमारे लिए पवित्र है, उसमें तो न जाने कितने संशोधन हमने कर दिए, न जाने कितने कर दिए। उसकी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान की जो आत्मा बताई थी, प्रीएम्बल को, उसमें तक में संशोधन हो गया है। तो अगर किसी एक्ट में संशोधन हो रहा है तब है तौबा क्यों?
अरे संविधान में संशोधन होता है तब तो हाय तौबा कोई नहीं मचाता है। जो मूल है इस देश, मूलाधार है इस देश के लिए, इस देश की कानून व्यवस्था के मूल में वही है, जड़ में वही है, हम उसके इतर नहीं जा सकते। तो जब उसमें संशोधन हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इतराज होना चाहिए कि इस एक्ट में संशोधन। और वो एक्ट जो कानून के दायरे, कैसे कानून के दायरे, बिल्कुल लगता है जैसे आइलैंड का मामला हो, देश के अंदर देश, कानून से अलग व्यवस्था, कैसे कानून से अलग व्यवस्था को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन ये देश स्वीकार करके है चूंकि संसद से ही वो कानून एक्ट पास हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि वोट बैंक का खेल। संवैधानिकता की मुहर इसलिए लगी है कि संसद से पास हुआ है। लेकिन क्या ये किसी भी तरीके से इस देश की कानूनी व्यवस्था के साथ इसका सामंजस्य बैठता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अपील करने? ये तो न्याय है सरासर, मतलब एक आम जनता के साथ, किसी के साथ भी, जिसके साथ ऐसा हो। हाँ, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये है कि अब इसको कोर्ट के दायरे में लाया जाए, हैं? मुझे लगता है कि इस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब कोर्ट के दायरे में आएगा तो सुनवाई होगी। सुनवाई होगी तो इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि कोर्ट में जब सिविल सूट चलेगा, मामला होगा, अगर जिसके पास एक कागज है वो 2-4 और निकाल सकता है। तो इसलिए भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में जाए मुझे नहीं लगता। और ये यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यही सबसे कमजोर नब्ज है, क्योंकि जो पार्टियां इसके समर्थन में खड़ी हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, वो भी मुझे लगता है कि वहां जाकर चुप हो जाएंगी या बैकफुट पर आ जाएंगी कि जब कानून के दायरे में लाने की बात होगी। चुप हैं ये, इसीलिए सब ये न्यायपालिका के दायरे में लाने की जैसे ही बात होगी तो मुझे लगता है कि इन लोगों को चुप हो जाना चाहिए। अगर नहीं चुप होंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि तब ये झूठ मूठ का स्वांग रचते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, देश की न्यायपालिका सर्वोच्च है, सब कुछ सर्वोच्च है, सब कुछ सर्वोच्च है, कानून का राज है, कानून के समक्ष सब समानता है, कानून सबके लिए बराबर है। और जब कानून सबके लिए बराबर है, कानून सर्वोच्च है, तो अरे भाई साहब जब उसके दायरे में ला रहा है तो काहे इतना दर्द हो रहा है? बड़ी तफसील से समझाया आपने, मेरे को लगता है कि बड़ी आसान भाषा में सबको शायद ये चीजें समझ में आ जोड़ दूं जाएंगी। कि इसमें महिलाओं को भी शामिल करने की बात आ रही है, जो अमेंडमेंट होगा उसमें जो संशोधन होगा। फिर मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके हैं उन लोगों को भी जोड़ने की इसमें बात आएगी। लेकिन इसमें जो मेन बात है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो है संपत्ति के पंजीकरण का, न्यायालय के दायरे में लाने का, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के ऊपर भी ये जिम्मेदारी देना कि अब आप भी साबित करिए कि आपका यह है कैसे। तो इसलिए इस पर ज्यादा बेचैनी है, ज्यादा राजनीति हो रही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी गंभीरता जो विपक्षी पार्टियां आज मौजूदा वक्त की हैं वो दिखा रही हैं कि उन लोगों की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है। जैसे मैंने खुद असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि ऐसा मामला है, इस पे आपकी क्या राय है? तो खैर उन्होंने अपनी राय रखी है, लोग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन लास्ट में ये बोल जाते हैं कि पहले एक्ट आने दीजिए, जरा उसके स्वरूप को हम देख लें, तो फिर विस्तार से हम अपनी राय देंगे। तो मुझे लगता है कि राय आएगी, चूंकि संसद सर्वोच्च है, संसद से बना कानून सबसे ऊपर होता है, और वो 2013 वाला संशोधन भी संसद से हुआ, 1995 वाला भी संसद से बना है, तो ठीक है, वो संसद से पास कानून है, वो देश का कानून है। लेकिन ये तो व्यवस्था है ना, जब कोई चीज परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से अनुकूल ना हो तो बदल दिया जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि संविधान में संशोधन हो सकता है समय और परिस्थिति के हिसाब से, तो इस कानून में समय और परिस्थिति के हिसाब से क्यों नहीं हो सकता है? कैसे कोई गांव का गांव कह सकता है कि आप खाली कर दें, हैं? और इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर कमियां हो तो दुरुस्त होती हैं। और सबसे ज्यादा इस देश में इस समय जो है वो जो कम्युनल सिचुएशन है वो हमेशा संतुलित नहीं रहता है, और माहौल धीरे धीरे बहुत गर्म है, और ये वक्त की संपत्ति और उसकी जमीन, उसकी बातों को लेकर के आए दिन सांप्रदायिक तनाव होता है। तो आखिर कहीं न कहीं जाकर के पूर्ण विराम तो लगाना होगा, बहुत फुल स्टॉप तो करना होगा। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनसंख्या है, आए दिन किसी न किसी मसले पर कहीं न कहीं बवाल होता रहता है, लोग दावा ठोकते रहते हैं। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि समय की ये मांग है कि एक पारदर्शी, साफ सुथरे ढंग का कानून इस अगर संशोधन के जरिए आता है तो मुझे लगता है कि देश भर के सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वक्फ को लेकर के आज से नहीं कई वर्षों से विवाद चल रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कौन सा कानून कुल है? मिला के बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सीधे शब्दों में आपने समझाया, और उम्मीद करते हैं हम कि हमारे दर्शकों की समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा कि आखिर वक्फ को लेकर ये पूरा मसला है क्या और ये पूरा विवाद है क्या। विरोध भी समझ में आ जाएगा, पक्ष भी समझ में आ जाएगा, और साथ ही इसका जो सड़क पर उतर कर अगर विरोध करते हैं या पॉलिटिकली विरोध होता है वो भी कायदे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये वोटों की राजनीति कौन कर रहा है और सही और गलत है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा, वॉइस ऑफ पब्लिक।